सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी होस्ट आमना खटाना। मेरा साथ देंगे आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब। और जिस तरह के अभी हम मामला देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को जो कल अदम करार दे दिया गया था, उसकी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है जो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सदारत करेंगे और मंगल को इस पर समाअत होने जा रही है। क्या कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है? इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है? अभी क्या इम्कानात हैं? आमिर ज़िया साहब से इस पर टेक लेंगे। जी, क्या समझते हैं, अभी कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो कि बहुत सारे जो हैं अहम तरीन केसेस जो हैं आला अदलिया के सामने मौजूद हैं। उन्हीं में से एक ये अहम तरीन केस ये भी है कि जो नैब के जो हमारी पिछली चीफ जस्टिस साहब ने स्क्रैप किया था नैब अमेंडमेंट्स को, उसको चैलेंज किया हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि लार्जर बेंच बनी है और उस पर फैसला होना है। अब ये मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर जानती हैं ये बात कि हमारे यहाँ जब ये लॉ पास किया गया तो उसके मुतालिक जो था पहले दिन से बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। एक तो तनाज़ा ये था कि अधूरी कौमी असम्बली थी जिसने ये लॉ पास किया, और इसके बारे में जो उसके नाक़दीन हैं उनका ये कहना था कि जी ये वो कानून है कि जो चंद अफराद और ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है पास किया गया है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत शोर मचा जी। और हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, तज्ज़ियाकार थे, वो कह रहे थे जी लाइसेंस टू करप्शन ये जो तरामीम है देती हुई आपको नज़र आ रही हैं। अब ज़ाहिर है कि उसमें वो चैलेंज है। अच्छा, इसमें यह भी हुआ कि जो 90% केसेस थे नैब के पास, उसके वो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की सतह पे थे चाहे इंक्वायरी की सतह पे थे, वो तमाम के तमाम जो थे ख़त्म हो गए थे। और इसके इतलाक़ आपको पता है कि जी ये माजी में जाके हो रहा है, यानी कि 99 से भी नहीं हो रहा कि जब नैब बना था, बल्कि 1985 में जब पहली मरतबा नैब का पाया था पहला कानून, उस वक्त से लेकर अब तक के जितने मुकदमात थे उस पर इतलाक़ होना था। तो लोगों ने कहा कि इससे जो है 90% केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो इस तरह के केसेस थे कि उसमें यार्ड स्टिक जो है वो बदल दी गई थी। मतलब अगर आपको कुछ बताया ना कि 500 मिलियन से अगर कम करप्शन होगी तो नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है ना। फिर उसी तरह आप ये कर लें कि जी माजी में रख के, जैसे मैंने कहा कि किया गया बर्डन ऑफ प्रूफ, वो पहले हुआ करता था कि जी अगर फलां शख्स ने एक ऐसी जायदाद बना ली जिसका वो हिसाब नहीं दे सकता, तो पूछा जाता था कि इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए। लेकिन अब उस पर हुआ कि जी नैब को ये चीज़ बारे सबूत जो है नैब के पास होगा कि उसको साबित करना पड़ेगा विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन कि जी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। एक बहुत बड़ी तब्दीली ये लेकर आए थे उसमें कि अगर आपके रिश्तेदारों के नाम पर भी है, बीवी के नाम पर है, बच्चों के नाम पर है, शौहर के नाम पर है, उसको भी मतलब है क्वेश्चन किया जाता था कि भाई कहाँ से आपके पास ये जायदाद आई, ये पैसा है। उसको उन्होंने कहा नहीं, जो सिर्फ आपके नाम होगी उसी पे होगा। तो इस तरह की बहुत सारी तरामीम की गई। ये भी तरामीम थी कि जी जो बैरून मुल्क से कोई एविडेंस आएगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। पहले ये था कि जी अगर 100 से कम लोगों के साथ फ्रॉड किया जाएगा तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं इसकी मिसालें देता चलूँ तो इससे किसी न किसी सियासतदान को, किसी मतलब ख़ानदान को फ़ायदा हुआ है। तो लोगों ने इस पर शोर मचा और उसके हवाले से फिर आपने देखा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी बंदियाल साहब की, उन्होंने इसके ऊपर एक फ़ैसला दिया जिसका एक अमूमी तौर पे लोगों ने खैर मकदम किया। अब ये चैलेंज है काजी फाइज ईसा साहब के सामने कि वो क्या इसके ऊपर मतलब है पोजीशन लेते हैं। अच्छा, और किस तरह से वो करते हैं। ये मामला तो हमने देखा है। अभी जो हम हालिया दिनों में देख रहे हैं, नैब का जो किरदार है, जब नैब से अदालतें पूछती हैं कि कन्विक्टेड हैं मियां नवाज शरीफ साहब और ये सारे मामला, उनमें जो उनका जवाब आता रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है, ये इस किरदार को ये क्या डिस्करेज हो गए हैं, इनका जो मोराल है वो डाउन किया गया है ये सारे फैसले के बाद, इसलिए आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन बनी है? जो पार्लियामेंट की जानिब से जो तरामीम की गई थी, नैब के हाथ ऐसे लग रहा है बंधे हुए हैं। देखिए, अब तरामीम का केस अलग है और नैब का जो आज तक कंडक्ट है वो एक अलग इशू है। दोनों को हमें मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल रेलेवेंट है कि वो नैब जो है कल तक कहा करती थी कि उसके पास ओपन एंड शट केसेस हैं और उसके पास बोरियों में भर के सबूत मौजूद हैं, आज वो क्यों मतलब है किस तरह वो कर रही है। देखिए, मैं कहता हूँ दो सतह पे हमें नैब को देखना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्या नैब जैसे इदारे की ज़रूरत है? तो मेरी नाचीज़ राय में बिल्कुल ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पे करप्शन तो हुई है, ठीक है ना, और लोगों ने दोनों हाथों से लूटा इस मुल्क को, दोनों पैर भी मिला ले उससे मिलके लूटा, और ये रियासत पाकिस्तान गरीब होती चली गई और चंद ख़ानदान और हुक्मरान अशराफिया जो है वो अमीर से अमीरतर होते चले गए। अवाम गरीब हुए, हमारे सोशल इंडिकेटर्स गिरे, लेकिन वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हुआ।
तो यकीनन एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है कि जो उन लोगों को अगर अकाउंटेबल करे तो उनको जवाब देना हो, ऑटोनमस बॉडी हो, खुद मुख्तार बॉडी और ये काम कर रही हो। ये इसका फ़लसफ़ा है। अब इस पर ये पूरी नहीं उतरी, ये केसेस जो उसने कायम किए उसका क्लोजर नहीं हुआ, ठीक है, या कुछ का क्लोजर हुआ तो दोबारा उनको ओपन कर दिया गया, लोगों को जगह फराहम की गई कि जनाब आप निकल जाएं, मतलब एक रास्ता आपको, तो ये उस पर तनकीद बनती है। या तो अब जो हम देख रहे हैं कि उसको इतराज़ नहीं है, अभी देखना है कि आगे क्या पोजीशन लेते हैं जब केसेस चलेंगे, लेकिन या तो लोग सवाल करने में अकबर जानिब हैं कि जनाब या तो माजी में नैब गलत थी, उसने बड़ा जुल्म किया, ज़्यादती की, या फिर अभी कोई गलती हो रही है। अब ज़ाहिर उसका फैसला मैं और आप स्क्रीन पे तो बैठ के नहीं कर सकते। अगेन ये फैसला हमारी मोअज़्ज़िज़ आला अदलिया को करना है, और खुदा करे कि, और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए, कभी उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक मुनसिफाना फैसला और आवाम की उमंगों के साथ ही नहीं होती, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को इंशाल्लाह। चले, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। हारूब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून। सर अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये जो अभी हम मामला देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा से ये मामला अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है, समाअत होगी इस पर मंगल के रोज़, और मामला है नैब तरामीम फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो जैसे हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इस तरामीम को कल अदम करार दे दिया गया था, ये फैसला बरकरार रहेगा या इसमें कुछ जिन लोगों को फ़ायदा हुआ था रिलीफ मिल जाएगा उन्हें? देखें, अगर देखा जाए तो नैब प्रीवियसली जो इदारा बना था वो तो अगर अपने जिस पर्पस के लिए बना था, अगर तो उस पर काम जेन्युइनली होता और फेयरली होता तो फिर तो बात वो थी कि करप्शन ख़त्म होगी और लोगों को जो लोग करप्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि नैब के डिपार्टमेंट पे या उस अदारे पे ज़्यादा पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल हुआ है, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी उसके खिलाफ कभी साबित नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रही है। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने अपोनेंट के खिलाफ इस लॉ को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए नैब का जो उसका अपना जो किरदार है वो एज पर लॉ नहीं रहा, और ना ही कभी कोई केस साबित हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अगर पार्लियामेंट ने किया है तो पार्लियामेंट ने यही सोच समझ के किया था कि चूंकि लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सियासतदान या हमारे जो रहनुमा हैं वो अगर कुछ करप्शन हो रही है तो उसकी तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं होगी ना। अगर इदारा सर पर नहीं होगा तो फिर अकाउंटेबल किसको होंगे? वो देखें, वो नहीं है, वो होनी भी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि FIA को भी कुछ केसेस दिए गए हैं, या नैब भी करे, लेकिन नैब भी अगर करे तो कुछ फेयरली करे, और ना कि किसी जो गवर्नमेंट आए वो अपने अपोनेंट के लिए इस्तेमाल करे, जो भी आए जब भी आए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा, मतलब ये बिल्कुल आप दुरुस्त कहा कि जी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई, ये भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि केसेस का क्लोजर नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ असूली तौर पे पाकिस्तान को नैब जैसे इदारे की ज़रूरत है, और अगर उसको खुद मुख्तार अंदाज में चलाया जाए, ऑटोनमस चलाया जाए, तो ये जो शिकायतें ये दूर होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको मतलब कमज़ोर करते नैब के लॉ को, उसको तो मजबूत करना था और उसको ऑटोनमी देनी थी। तो ये क्या इसमें क्या बात है, इसमें क्या मुश्किल है कि हमारे लॉ मेकर्स ने बजाय उस रास्ते को चुनने के वो रास्ता चुना कि जिससे बदनामी ज़्यादा हुई, शोर ज़्यादा मचा? जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर फेयरली इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या किया जाए। इसको पहले भी तो लॉ यही था, अदालतें भी इधर ही थी, और वो जब भी कोई केस बनाए जाते थे तो वो उनको लिंगर ऑन किया जाता था। जब टाइम ख़त्म होता था तो वही एक्यूज जो हैं वो किस तरह अदालतों से फौरी तौर पे बरी हो गए, इसलिए कि कोई एविडेंस नहीं होती। वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है तो वो एक्यूज जो हैं वो अंदर रहे या उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहे। कोर्ट्स में भी प्रोसीडिंग्स लिंगर ऑन होती रही और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई पाबंदी हो, कोई लिमिटेशन हो, हर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी अकाउंटेबल हो कि कोई केस बनता है तो फिर तो करे, अगर नहीं बनता तो उसे रेफरेंस को डिसमिस भी करना चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल इसी स्पिरिट में होना चाहिए। देखिए ये जो चीज़ समझ में, जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ के जिसमें स्क्रैप किया गया था इस अमेंडमेंट्स को, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि मतलब है कि जब अपील में जाते इस तरह के केस थे, ज़ाहिर है कि वो फैसला भी आइन और कानून की रूह से किया गया होगा और बिल्कुल होना चाहिए, यही आप समझते हैं कि हमारी हाईएस्ट वो है।
तो कितना उसको मतलब है तब्दील किया जा सकता है उस साबिका फैसले को, उसके लिए क्या ऐसे ठोस शवाहिद या ऐसे आर्ग्यूमेंट देगी मतलब है जो अपील करने वाले हैं कि उससे ये फैसला तब्दील हो जाए? क्या आपको इम्कान नज़र आता है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली कोई तब्दीली उसमें इसलिए आएगी कि जो जज साहब ने पहले जो फैसला दिया था वो 2 महीने पहले हेयरिंग करके और जब जाते जाते उन्होंने उस जजमेंट को अनाउंस किया। पहले उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, हालांकि उसी वक्त अगर हो जाता तो भी ठीक था, फिर तो अपील ही नहीं बनती थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली उन्होंने जाते जाते ये फैसला मेरे ख्याल में ये जल्दी में किया है ताकि वो जो साबका उन्होंने अमेंडमेंट की है उसको ख़त्म किया जाए। तो अब प्रॉपर अगर हेयरिंग होती है लार्जर बेंच में तो ये अगर उसी फैसले को बहाल किया जाता है तो फिर भी ठीक है, अगर अमेंडमेंट होती है तो को अलाउ किया जाता है तो फिर भी ठीक, इसलिए कि ज़्यादा जजेस बैठेंगे और ज़्यादा अच्छा डिसीजन आएगा। अच्छा कि एक बात जो लोग बड़ा बहस करते हैं आमना साहिबा, मैं हारून साहब से भी बात करूं कि हमारे पास वो मामलात आला दलिया में जा रहे हैं कि जिनका फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए था। हमारे यहाँ हर वो मसला जो कि सियासतदानों को और हमारे नुमाइंदों को करना चाहिए वो चला जाता है आला दलिया में। कैसा रुझान है ये? इस रुझान से कैसे निकला जा सकता है? मेरे ख्याल में तो बड़ा मनफी है कि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप वो बोझ डाल देते हैं। वैसे तो हमारी पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट मजबूत होगी तो मेरा ख्याल है अदलिया में जो भी चीज़ जाएगी उसको प्रोटेक्शन ही मिलेगी। पार्लियामेंट अगर कानून साजी बेहतर करे और आइन के मुताबिक करे और अपने लॉ को देख के करे और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक करे तो मेरे ख्याल में ऑनेस्टली और फेयरली करे तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दें। अभी जो तौहीन अदालत का मामला है नवाज शरीफ के खिलाफ, इन्होंने 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर भी की थी। एक तो इस पर सज़ा क्या बनती है और इसका तरीका क्या क्या होता है ट्रायल का? वो तो देखें ना, अदलिया अगर उन्होंने कंटेम्प्ट की है तो जिस कोर्ट की है वो कोर्ट सुनेगी। अब वो या किसी जज साहब की है तो जज साहब वही सुनेंगे जिन्होंने कोई ऑर्डर वार्डर किया है। तो वो हाई कोर्ट के जज साहब सुन रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब सुने हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब की कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं हुई, जिस ऑर्डर की कंटेम्प्ट हुई है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन काउंसिल, अपनी माहिराना राय भी दे रहे थे कानून से मुतालिक। शुक्रिया आपका। आमिर ज़िया साहब, अभी जो हम मामला देख रहे हैं, जो सारी सिचुएशन पॉलिटिकल भी अगर हम बात करें तो उसमें अभी क्योंकि इस टाइम जो नून लीग है वो काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ साहब उनके कायद हैं, वतन वापस आ चुके हैं, जलसा उन्होंने किया, उसके बाद अभी जो मामलात हैं अदालती वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब काफ़ी पुरएतमाद हैं। जावेद लतीफ़ साहब ख़ास तौर पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि जी जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उन पर एतमाद है, सिर्फ अगर किसी अवाम को एतमाद है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अखाड़े में किसी भी पहलवान को आप उतार लें, मियां नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर। पहले सुनवा देते हैं आपको कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपका टेक लेते हैं। में उतार लो, जो जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हमने अपने पर होने वाले मजालिम तो बुला दिए और हर दफा बुलाए। हमने तो वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देखते हुए हमने वो जिक्र भी ना किया। हमने कहा ये अदारों का काम है, वो कानून के मुताबिक काम करें। सर, अब आयरनी ये है कि जो जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा जी राय आमा, उनकी जो रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट आज जो शाया हुई है, वो कह रहे हैं कि राय आमा नवाज शरीफ के साथ नहीं है। अब 21 अक्टूबर का अगर जलसा भी देखा जाए, आप समझते हैं इनका ये जो ये एतमाद है ये बिल्कुल ठीक है, ये जो दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है? देखिए, दावा करने का उनका हक बनता है और इस तरह के दावे आप देखिएगा कि हर सियासी जमात कर रही होगी। जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो हर ये पहलवान जो होते हैं सियासी, वो कहते हैं जी हम सबसे तगड़े हैं, सबसे मजबूत हैं। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस अलग है मुस्लिम लीग नून का, खास तौर पे इस सिचुएशन में भी। जी, वो आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ज़ाहिर है कि अपना अपना अंदाज होता है बात करने का, तो सबको ही होगा। आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात करेंगे तो वो भी यही बात कर रहे होंगे। IPP के दोस्तों से बात करेंगे तो आज मैं अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन की तकारीर सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे और तमाम लोग इसी तरह की बात करेंगे। ज़ाहिर है कि PTI मुश्किल में, उसकी एक अलग सूरत हाल है, उसको हम भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इनका दावा समझ में आता है, लेकिन असल फैसला तो इलेक्शन डे के दिन अवाम करेंगे और उसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि क्या प्रोग्राम लेकर आते हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। अभी जो कंस्ट्रेंट्स हैं नून लीग के पास, अभी बिल्कुल उनके पास कुछ चीज़ें तो उनके हक में हो रही है ना कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, तालियां बजाएं, अच्छी बात हो गई।
उन पे केसेस जो हैं वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह गिर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हाथ पांव बांधे बगैर मियां नवाज शरीफ साहब? तो अब तो खोल दिए गए ना माशाल्लाह, तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो यहाँ पे उनको लगता है कि जी विंड इज ऑन आवर साइड और हमारे मतलब है उसमें सेल में जो है बहुत ज़्यादा हवा भरी और हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। लेकिन जो मैं कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, देखिए एक तो ये है कि नून लीग जो है अभी तक पंजाब स्पेसिफिक पार्टी है, सिंध में उसकी फर्ज करें, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, सिंध में उनकी कहाँ जड़ें हैं। नुमाइंदगी के तौर पर ठीक है निहाल हाशमी है यहाँ पर और मोहम्मद जुबैर साहब हैं और भी होंगे इंडिविजुअल्स, लेकिन उनकी यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी थी जिन्होंने 14 यहाँ पे सीटें निकाली थी या और एमक्यूएम लिया करती थी, तो नून लीग यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर आप आते हैं केपी में, एक जमाने में हज़ारा बेल्ट में मजबूत होती थी, लेकिन वहाँ पर आप चपकलिश हुई है इस पार्टी में, तो वहाँ पर कमज़ोर हुई है, बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। तो उनका सिर्फ जो जोर है वो पंजाब है। पंजाब में इनको मुकाबले का सामना है। पीटीआई इस टूटी फूटी हालत में भी कुछ ना कुछ सीट्स लेगी, उम्मीद ये की जाती है कि अगर बैट होगा बल्ले के ऊपर तो उसके बैलेट पे तो कुछ ना कुछ होगा। आईपीपी अपना हिस्सा मांगेगी, पीपल्स पार्टी साउथ में जोर लगाएगी। इंडिपेंडेंट का आप किरदार याद रखिएगा, लिख लें आज, इंडिपेंडेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो उसमें अगर ये समझते सिर्फ पंजाब के जोर पर मेजोरिटी बन जाएगी, तो मुझे जो एक मेरा अंदाज़ा है, पता नहीं आगे जाके क्या होते भी, तो क्योंकि कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, तारीख वो होगी कि आज अगर हम तज्जिया करें तो एक मखलूत हुकूमत या हंग पार्लियामेंट की तरफ हम जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी जेब में कम से कम 40 सीटें रख के खेल शुरू कर रही है। और दूसरी पार्टी क्योंकि सिंध के उनके पास है और अर्बन सिंध में भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जरा सी ज़्यादा नशिस्तें लेगी, एक दो नशिस्त उसकी ज़्यादा आ सकती इम्कान है। उन्होंने सिटी गवर्नमेंट बना ली है ना, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे बना ली उन्होंने, तो वहाँ पर है। तो पीपल्स पार्टी अगर फिर पीपल्स पार्टी जरा से जोर लगाती है, क्योंकि अभी तो टाइम है ना, उन्होंने तमाम जो इख्तियारात हैं जरदारी साहब को दिए हैं, जरदारी साहब अगर उन्होंने मैन्यूवरिंग की और रूठों को मना लिया तो हो सकता है वो भी देखे ना, उसमें वो कमाल की महारत भी रखते हैं। सिंध में हर इलेक्टेबल जो है वो पीपल्स पार्टी की जेब में है ना, ये फैक्ट है जी। अभी वो मेहर साहब जो है गोडकी के वो भी शामिल हुए हैं ना, तो वहाँ पे आप देखें उन्होंने बिल्कुल सफाया किया है, तो ये उनका आर्ट है। तो अगर वो इस तरह के और लोगों को लेकर आ जाते हैं तो आप उसको मतलब इग्नोर ना करें इस वक्त किसी को कि आप ये क्या बहुत हम हल्का ले रहे हैं। फिर उनमें इस बात की कैपेसिटी है कि मौलाना को साथ में ला लें और फला को साथ में ला लें, और उन्होंने इट्स द ओनली पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम की जमातों में जो मुसलसल कह रही है जी पीटीआई को लड़ने थे इलेक्शन, जी बिल्कुल ऐसे, तो वहां पर भी उन्होंने एक नरम गोशा बनाने की। तो पीपल्स पार्टी की मैन्यूवरिंग मुझे दिलचस्प लग रही है। नून लीग का एतमाद बड़ी अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन अभी कहते हैं ना कि हनोज दिल्ली दूरस्त, तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है ना, तो अभी देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अभी जो एक मुलाकात भी हुई है मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब की, जिसमें उन्होंने आज एक क्लैरिटी भी दी है। वो कह रहे हैं कि जनाब उनकी जो खुश दामन है और साथ ही साथ जो बाजोड़ सानेहा था उस पर ताज़ियत के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जो तस्वीर उनकी जानिब से JUIFA की जानिब से शेयर की गई हैं या वीडियो शेयर की गई हैं, उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है, ये कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये जो अब चंद रहनुमा थे, असद कैसर साहब की भी अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, ये झुकाव हो रहा है, ये मज़ीद रहनुमा जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इंपॉर्टेंट विकटें जो हैं PTI की मज़ीद। अभी जो सोशल मीडिया पर मैं प्रोपेगेंडा देख रहा हूँ और मतलब है वो ये कि जी वो कह रहे हैं PTI का यू टर्न है कि वो इतनी तनकीद करते थे मौलाना पे, अब उनके दर पे जाके बैठ गए, यही हो रहा है ना जी। अच्छा, यकीनन एक सतह पे देखें तो यही बात हुई है, लेकिन ये बात हमारी सियासत में होती है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के पेट फाड़ा करते थे और सड़कों पे घसीटते थे, माशाल्लाह बैठ गए। वो तो उनके मरकजी कायदीन में थे, ये वो चंद रहनुमाएं जो मुलाकात करके आए अभी। नहीं, वो अगर वो पीटीआई की तरफ से गए, जो उनका स्टेटमेंट अगर आप वो करें ना, तो उसको जो कहा ये जा रहा है कि जनाब वो अब पीटीआई भी कोशिश कर रही है कि लोगों से राब्ते बढ़ाए, क्योंकि इतनी मुश्किल में है जी जी, उनकी पूरी क़यादत अंदर है। लोग छोड़ जो बाकी ईमानदार लोग हैं वो चाहेंगे कि जी और लोगों से बात करें। मौलाना यूँ बात करेंगे कि अगर पीटीआई से बात करते तो उनका जो है कद काट में मज़ीद इजाफा होता है, तो यहाँ पे तो समझ में आता है। लेकिन ये काबिल इतराज़ बात नहीं, क्योंकि सियासत में जब भी सियासी हरीफ एक दूसरे से बात करते हैं खुशाइन बात होती है, और अगर कोई पार्टी जो अपने आप को आइसोलेशन में चलाती थी, अब वो कोशिश कर रही है तमाम तर मतलब मुश्किलात के बाद कि बड़ी लर्निंग द हार्ड वे, तो ये भी बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ वो तनकीद बेमाने है, लेकिन अगर इससे आप बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट ये ना करें कि कोई इत्तेहाद हो जाएगा एकदम। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कुछ होना है सियासत के अंदर। एक बार इंतखाबात की तारीख आ जाए तो आप मज़ीद देखेंगे सब बंदियाँ बदलेंगी।
कि आप देख रहे हैं कि एक सतह पे MQM और JUIF जो है वो ताउन कर रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी JUIF को मिलाने की कोशिश कर रही है। ANP, अब तो हर लोग अपने इत्तेहादी तलाश करेंगे, सीट एडजस्टमेंट्स होंगी और उसमें तमाम सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो ये काम करें। अब लेकिन अगर ये काम जो है कहते हैं ना कि अवाम के भले में हो जाता है, उससे अवाम को फ़ायदा होता है, मुल्क को फ़ायदा होता है, हमारी सियासत में इस्तेकाम आता है, हमारी सियासत में तलखियाँ कम होती हैं, तनाव कम होता है, कशीदगी कम होती है, माजराई का खात्मा होता है, तो अच्छी बात है। और अगर खाकम बदहन कुछ और सिनेरियो बनता है जो कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ना बने, तो फिर एक हमें अंदेशा होना चाहिए। जी, इसी हवाले से हमारे साथ आमिर ज़िया साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे अब जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उस पर बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन मुर्तज़ा साहब, ये अभी जो सारी सिचुएशन है इसमें पहले तो आप लोगों की इंतखाबात को लेके आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि ये वक्त पर होने वाले इंतखाबात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हम देख रहे हैं स्पेकुलेशंस भी हैं कि जो इंतखाबात होने ही नहीं है। आप समझते हैं कि कुछ ऐसा माहौल बन रहा है अभी? देखिए, कोशिशें हो रही हैं कि इंतखाबात डिले हों, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनको यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्फ करेगी। हम नहीं चाहते कि जिस जमहूरियत को बहाल करवाने के लिए हमने बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी शख्सियत खो दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा रहनुमा खो दिया, हम मजीद कोई नुकसान उठाने की पोजीशन में नहीं है। हम इस जमहूरियत को डीरेल भी नहीं होने देंगे और इसको इस तसलसल को टूटने भी नहीं देंगे। जी जी, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी उनके भी कुछ सवालात हैं, वो भी आपसे सवालात करना। तो मैं समझता कि आज सिर्फ जो है इनको हमारी आमना साहिबा को सवाल करने, लेकिन चले इन्होंने कुछ बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि सब बंदियाँ बहुत सारी हो रही हैं, वो मुलाकातें हो रही हैं कि जिनकी कभी आप तवक्को नहीं करते थे, तो आपका क्या टेक है? मैं वजाहत नहीं करेंगे कि मैं किन मुलाकातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये खुशाइंद है, इसका मजाक उड़ाना चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी तो ऐसी जो डेवलपमेंट हैं उनको खुशाइंद समझती है सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए। हम समझते हैं कि इंतहा पसंदी की सियासत का मुस्तक़बिल पाकिस्तान अब नहीं हो सकता। तो इस इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए अगर कोई शख्स कदम बढ़ाता है तो पीपल्स पार्टी तो उसे खुशाइंद समझती है। और एक जो नैरेटिव था कि चोर, डाकू और मौलाना साहब के हवाले से जो अलकाबात देती थी तहरीक इंसाफ, आज कम अज कम उन्हें ये एहसास हुआ है कि वो गलत था और हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, और वो उसके लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है। हम इसको खुशाइंद समझते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि एक अच्छा आगाज़ है, और माजी में भी हमने देखा सिर्फ PTI नहीं और सियासी जमातें भी एक दूसरे पे बड़े इल्ज़ामात लगाती थीं और अच्छे अलकाब से याद नहीं रखती थी, लेकिन बाद में हमने देखा हाथ मिलाया। तो ये तो सियासत का हुस्न होता है कि आज के दोस्त जो हैं वो कल के दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल हमने देखा कि जब से PDM हुकूमत का खात्मा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तनकीद है अपने साबका इत्तेहादी पे बढ़ती जा रही है, और उसकी एक तो क्या वजह है, और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी कुछ उनको यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड से ज़्यादा अता कर दी गई है, तो वाकई क्या ऐसा है और उसमें पीपल्स पार्टी की क्या एप्रीहेंशंस हैं? क्या आप इस दावे को कहते हैं ना साबित करने के लिए कहेंगे? जी देखिए, पीपल्स पार्टी और PDM जो थी वो इत्तेहादी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने उसमें अपनी जमात का नुकसान करके भी पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान से बचाया। हमने जिस वक्त वो हुकूमत संभाली उस वक्त हम बड़े इजीली इलेक्शंस में जाते तो हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते थे। हमने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते के कांटे हमने सारे चुने। आज जो हमें उनसे गिला या शिकवा या जो हम बात करते हैं वो कोई इसलिए नहीं करते कि वो फेवरेट हो गए हैं तो हम फेवरेट नहीं रहे। हम समझते हैं कि ये तरीकाकार गलत है। हमारी जो मुश्तरका जद्दोजहद थी वो सिलेक्टेड के खिलाफ थी। बिल्कुल ठीक, आपका टेक आ गया इस पे कि जी जो मुश्तरका जद्दोजहद थी, आपका ये टेक है कि PDM की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इल्हाक था PDM के साथ, वो ये जो सिलेक्शन वाला एक एनवायरनमेंट था उसके अगेंस्ट था। शुक्रिया आपका साहब वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, मजीद दीगर जो मामला तो उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
तो जनाब वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बात करने लगे हैं हमसाया मुल्क भारत की, जो बार बार ऐसी कोशिशें करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने देखा, उनके माजी में भी कई बार किए जा चुके हैं, नाकामी का सामना रहा, लेकिन सुप्की उठाने के बाद भी बाज नहीं आता। अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में ये हुआ कि काबिज भारतीय फ़ौज ने उन 2 जवानों को जो जड़ी बूटियां इकट्ठी करने गए थे, उनको गलती से LOC उन्होंने पार कर ली। उनको अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया है। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अब जनाब इंडिया के अपने जो मामला अगर देखे जाएँ, कनाडा हो, कतर हो, इंग्लैंड हो, या इस समय जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कनाडा में जो जिस तरह से सिख रहनुमा हैं, खालिस्तान के जो रहनुमा थे, उनका जो कत्ल हुआ, उसमें जो रॉ का हाथ था और उस पर जो इनको हजीमत उठानी पड़ी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन भारत इस जग हसाई के बावजूद ऐसे एडवेंचर्स करने में एक तो बहुत आगे आगे दिखाई देता है और उसके बाद नाकाम भी हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसे मामला बारहा हमें देखने को मिलते हैं? पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये इस तरह के एडवेंचर्स करके भारत को बेसिकली मिलता क्या है? ये इस तरह की जो माइंडसेट है, ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं इनसे? ये बहुत शुक्रिया। देखेंगे एक तो इंडिया कह सकते हैं हवास भागता हुआ है, डेस्परेशन है इनकी, इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है, बेइज्जती हो रही है हर जगह से और एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने अभी रिसेंट पास में हमने देखी हैं, तो इंडिया की वैसे भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर देखी जाए तो 1947 से इस तरह के इकदाम में इन्वॉल्व रहे हैं, टेररिज्म करवाते रहे हैं। फिर इसके बाद फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, स्टेज इनकाउंटर्स में बड़े एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की ये बात करते हैं। फिर हमने अभी रिसेंटली देखा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जहाँ पे जाके सिखों को उन्होंने कनाडा में वहाँ पे हरदीप सिंह निजर और बहुत सारे और थे, फिर यूनाइटेड किंगडम में असैसिनेट किए उन्होंने। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी जो 90 में माइग्रेट करके आए थे, उनको भी यहाँ टारगेट किलिंग की गई, जो 4 कश्मीरी थे। फिर एक सिख लीडर को लाहौर में असैसिनेट किया। जौहर टाउन लाहौर में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी इंडिया वाले शामिल थे। और अब इसके बाद सर सबसे बड़ी मिसाल तो कुलभूषण यादव की है ना, वो जब वो पकड़ा जाता है, आलमी हम देखते हैं कि वहाँ पर जस्टिस में वहाँ पे भी अदालतों में इस पे भी मुकदमा सामने आया, सब चीज़ें सामने मौजूद हैं। उसके बावजूद जब ये इस तरह से दूसरी जानिब से हम देखते हैं सिचुएशन सामने आती, तो इस पर जो आलमी ताकतें हैं वो नोटिस क्यों नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती इंडिया के अगेंस्ट इन मामला को लेकर? एक चीज समझनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें हो या कोई भी मुल्क हो तो हर एक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, उसी के मुताबिक चीजें चलती हैं। और जिस तरीके से आप देखें गजा में जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल ताकतें नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं इसराइल करता रहे। तो वहाँ पे एक बदकिस्मती से हम देख सकते हैं, वहाँ इंटरनेशनल ताकतें अपने मनमानी कर रही, यूनाइटेड नेशन की कोई हैसियत नहीं रही है। पाकिस्तान ने 5 दफा डोजियर्स जमा कराए इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान के, और सबूत के साथ भी है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की कोई हैसियत नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हालत हमने रिसेंटली देखी है, वहाँ पे वीटो के खेल जारी है आपस में। तो इसमें यही है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को एक फॉर्म स्टैंड ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुका है, और एक मुस्लिम उम्मा का एक हमारा एक यूनानिमस या मिल के एक फैसला करना होगा, क्योंकि इंडिया को एक्सपोज तो इंडिया हो चुका है। देखें कनाडा ने एक्सपोज कर दिया, 5 आइज ने एक्सपोज कर दिया, तो ये चीज हमें अब राय रास्त हमें इन चीज को समझना चाहिए क्यों कर रहा है इंडिया। क्योंकि एक और चीज जो है कि इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, तो वो उस पर फोकस है, और वो भी साउथ इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। कर्नाटका में इलेक्शन ये पहले हार चुके हैं, तो वो चाहते हैं क्योंकि जब ये LOC में कोई एक्टिविटी होगी तो सेंटिमेंट्स को वो एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम के तौर पर उभारेंगे लोगों को, फिर ताकि जाके आके वोट लेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान को ये प्रोवोक करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद डोमेस्टिक ऑडियंस जो वहाँ पे इंडिया के लोग हैं, उनको वहाँ के जो इनकी ह्यूमिलिएशन अभी कतर में जो कुछ हुआ है और बाकी जो कनाडा में हुआ है, तो उससे वो अपनी बेइज्जती को भी छुपाना चाहते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उनको भी ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, एल्सवेयर इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेट एम यही है इनका कि जी किसी भी तरीके से कि एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है ये वाले, और फिर पाकिस्तान को ये मलाइन करना चाहते हैं जी कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं। मसूद साहब, मैं खता कलामी करूं, आपने बड़े अहम नुकात उठाए और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा
कि भारत जो है बिल्कुल डाइवर्जन की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह वो स्टेट टेररिज्म में मुलविस है पूरी दुनिया में, खुसूसन पाकिस्तान में। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास ओपन एंड शट केस है, जैसे भी मेरी साथी आमना ने फरमाया कि जी कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास एक लिविंग प्रूफ है। पाकिस्तान आपके ख्याल में हमने वाकई बहुत उठाया इन इशूज़ को, लेकिन क्या वाकई हम उतना कैपिटलाइज कर पाए जितना हमें करना चाहिए? हमारी कोशिशों में क्या कमी रह गई? हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? वो दुश्मन पे तनकीद अपनी जगह बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें मज़ीद क्या करना होगा कि हम भारत का जो चेहरा है जिसको मगरिब मानने को तैयार नहीं है, मकरू चेहरा जिसको हम कहते हैं और ये एक दहशत गर्दी करते रियासती, हम उसको उजागर कर सकें। जी जी, आप सही कह रहे हैं। एक तो देखें, ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि एक नेशनल इंटरेस्ट की गेम हो रही है, फिर माइट इज राइट वाली बात है। यहाँ पे साउथ एशिया में मसला ये है कि इंडिया जो है वो पुलिसिंग कर रहा है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है, सी पैक को रोकना चाह रहे हैं। तो वो जो कुछ इंडिया यहाँ पे कर रहा है वो इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल देखें ना, इनका इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशन पे भी है, जनरल असेंबली पे भी है, सिक्योरिटी काउंसिल पे भी है और वेस्टर्न कंट्रीज भी है और जो नेटो वाले कंट्रीज से उनको इन्फ्लुएंस है। तो जो करता धरता है उनके लिए वे चीजें मैटर नहीं करती हैं। अनलेस जो मुस्लिम उम्मा है उनमें इत्तेहाद नहीं होगा। अब जिस तरह गजा की डेवलपिंग सिचुएशन है, तो जब तक ये एक अभी जो सरबराहान का इजलास जब तक नहीं होगा, मेरे ख्याल में चीजें सेटल होने वाली नहीं है। उस फोरम पे पाकिस्तान के ओआईसी के इजलास हुए, कश्मीर पे भी हुए, फ़लस्तीन पे भी हुए, वो तो कोई ज़ाहिर नतीजा खेज नहीं होते। लेकिन आपकी ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है कि मगरबी ममालिक का दोहरा मेयार है और उनके जो माशी इंटरेस्ट हैं और ज़ाहिर है कि चीन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत को देखते हैं। लेकिन आपके ख्याल में जैसे भारत ने भी किया कि एशिया कप हो रहा था, उसकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ बड़ी वाज़ेह है। वो हमें दुश्मन की तरह ट्रीट करता है और उसने कहा जी एशिया कप में हम नहीं जाएंगे और उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तो नतीजतन एशिया कप के जो मैचेस थे हमें तो 2-4 ऐसे ही से मिल गए ज़िमनी किस्म के, वो कहीं और चला गया। और जबकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने चला गया। आपके ख्याल में हमें इस तरह के उसको इस्तेमाल करना चाहिए था? अब तो खैर जाके खेल भी गए और हार भी गए, लेकिन अगर ऐसा मौका है तो आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करता है, स्टेट टेररिज्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, अक़लियतों पे जुल्म करता है और हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी वनडे की, ना जाती तो बेहतर था। तो हम भी तो कोई अमल के तौर पे करें। हम सारा जो कहते हैं कि जी अमेरिका ये करे, फला ये करे, हमें जहाँ कुछ करना पड़ता है तो हम पीछे हट जाते हैं, नहीं करते। जी देखें, बात यह है कि आप तो एक चीज सही कह रहे हैं, लेकिन यह है कि इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट। एक स्टेट ऐसा स्टेट बन चुका है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। जो मतलब अभी जो इंडिया के अंदर तो कर रहा था, इंडिया के लिए ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा था, अभी टेररिज्म को लेकर बाहर भी गए हैं। Whereas Pakistan is acting as a responsible state, हम एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट कर रहे हैं। कोई टिट फॉर टेट वाली ऐसी चीज हम कर नहीं रहे हैं। मतलब खेल को खेल रखा हुआ है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो कह सकते हैं ना, अगर हम नहीं जाते खेलने या हम उनसे बाइकआउट करते हैं उनकी चीज़ों का, हम उनको यहाँ से कॉरिडोर नहीं देते बहुत सारी चीज़ों पे, तो हम अपना एज ए सॉवरेन स्टेट हम कर सकते हैं। ये इसमें हम कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो एक लेजिटिमेट डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि वो लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी करें, और पाकिस्तान ने तो कभी भी नहीं की, हमारा तो रिकॉर्ड है ये। जी मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी देखें कि इस दफा जो गवर्नमेंट है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद से में इसमें काफी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं और इसमें हम कोई कंप्रोमाइजिंग उस तरह की बातचीत हम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो बातचीत होगी बराबरी पे होगी और इसी पे आगे बात चलेगी और कोई ऐसा मतलब कोई हम रिलैक्सेशन या ऐसा कोई चीज नहीं दे रहे। इस सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम बता रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। जब बात होती है, बिल्कुल सही आपने कहा कि जितना हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हम अपना कन्वे कर रहे हैं जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सारे सिचुएशन पर। शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मामलात पर अपना तंज़िया पेश कर रहे थे। स्टोरी पे जाना चाह रही थी, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें वाकई पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है दुनिया की। हमें तो बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान का बड़ा एक मुस्बत किरदार है। लेकिन अगर आप इस वक्त जबकि भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम कर चुका है, अगर पाकिस्तान अब किसी तरह मुज़ाकरात पे जाते, जो हमारी यहाँ बाज़ जगहों पे आपको इंडिकेशन लगता है, सियासी जमातें बहुत हमारी तैयार हैं, हमारी हुक्मरान शराफिया जो है इतनी वो नहीं है इस वक्त,
तो वो फिर आप उस कॉज को डैमेज कर रहे होंगे। तो कम से कम आपका मुतालबा ये रहना चाहिए पाकिस्तान का हर सूरत में कि जब तक वो कहते हैं ना इक़दाम को रिवर्स नहीं करता, 5 अगस्त के स्क्रैप नहीं करता उन इक़दाम को 2019 के, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तिजारत तो छोड़ दें, उनकी फिल्में देखना तो छोड़ दें, खैर वो तो लोग देखते ही हैं, लेकिन कहीं पर पाकिस्तान को एज ए स्टेट जो है अपना स्पाइन ज़्यादा भरपूर तरीके से दिखाना होगा जैसे माजी में दिखाया करते थे। अब मुझे लग रहा है क्योंकि हम लोग अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं तो वो हमारी तवज्जो कश्मीर के उस पे इशू पे नहीं है जो होनी चाहिए। हम जितना करें कम है, तो मजीद काम करने की जरूरत है। अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा करें, लेकिन मजीद करने की जरूरत है, जितना स्टैंड हम ले सकते हैं से करने की। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया जनाब। आमिर साहब, हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है जनाब, मुआशी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो हमारे निगरां वज़ीर ख़जाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब, वो ये कह रहे हैं कि मईशत को हम साहिबा मईशत को बेहतर करने की हम लोग कोशिश भरपूर कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दुरुस्त समत में जा भी रही है, और साथ ही साथ करेंसी की स्मगलिंग उसकी रोकथाम भी जारी है, उसमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसका अहम किरदार है। इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में जो कमी लाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि वो भी जो सूरत हाल है उसको बेहतर बना रही है, मुआशी सूरत हाल को। अब इससे क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है जो ये सूरत हाल बेहतर हो रही है? इस पर टेक ले लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मुईशत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है ये राइट डायरेक्शन में इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की कुछ एडजस्टमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब हमने जुलाई में एक IMF का प्रोग्राम जो है उस पर दस्तखत किए। उससे कुछ फॉरेन इनफ्लोज आए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो $3 अरब पे चले गए थे वो वापस कोई $8.7 अरब पे गए, तो एक कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ। पर वो होते ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई मुल्क में जिसमें आपने देखा करेंसी की डीवैल्यूएशन, स्मगलिंग का बहुत बढ़ना, ये चीज़ें पाकिस्तान को फिर डीरेल कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने फिर इस सिमत को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, वो इस सेंस में कि आपने स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे और पाकिस्तान की जो एक करेंसी मार्केट क्रिएट हो गई थी, जो एक इलीगल मार्केट थी, इलिसिट मार्केट थी, उसको रोका। तो आपने देखा कि कुछ इस्तेहकाम आया। ये रिफ्लेक्टेड है आपकी स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट में भी, ये रिफ्लेक्टेड है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉन्ड की मूवमेंट में भी, दोनों मुस्बत अंदाज में मूव किए। कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है कि कॉटन क्रॉप, व्हीट क्रॉप और राइस क्रॉप ये तीनों अच्छे आ रहे हैं। ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, आई थिंक वी हैव पास्ड द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल का इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है वो अगर ऐसा ना डेवलप कर जाए कि स्प्रेड हो जाए, तो अदरवाइज आई थिंक कि हम जो वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन बाउट है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 2 वीक ऑन वीक फिगर्स मैंने देखे हैं, वो एक 1.7% वीक ऑन वीक हमारा SPI जो खुर्दोनोश की कीमतों पे एक 51 चीज़ों पे मुहित इंडेक्स है वो गिरा, फिर 0.33% इस वीक भी गिरा। सो हम आई थिंक वर्स्ट को पास कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का पास थ्रू हो गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस अगर इंटरनेशनली नहीं बढ़ती, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है, तो यू नो वेयर वी आर इज कंफर्टेबली वेयर वी कैन स्टे। एक लास्ट गैस प्राइस का पास थ्रू है जो नेसेसरी है, हमें करना पड़ेगा। उसके बाद अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता है जो 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड नवंबर के अर्ली फर्स्ट वीक में ही उनकी टीम आएगी दोबारा। एग्जैक्टली ये जो आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए हैं, और बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बिल्कुल दुरुस्त है कि करेंसी मार्केट स्टेबलाइज कर गई हमारी, और स्टॉक मार्केट भी है। लेकिन आज मैं कुछ 1-2 बिजनेसमैन से बात कर रहा था, क्योंकि हम भी सेंटिमेंट पूछते रहते हैं कि जी क्या सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन फ्लो ऑफ डॉलर जो है दोबारा से ड्राई अप कर रहा है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रेजरी के अगर आप बैंकर से बात करें तो वो कहते हैं उजरा उनके अंदर कुछ दोबारा से परेशानी आ रही है। तो एक तो पहले इसका जवाब दे दें कि वाकई ऐसा है, और ज़ाहिर है क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं उस तरह से जितना बढ़नी चाहिए, बल्कि कमी हुई, जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं कमी हुई है, 20% डिक्लाइन रेमिटेंसेज में हुआ है, एक्सपोर्ट में 5% डिक्लाइन हुआ है, तो कैसे फिर मामला चलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की एक मियाद होती है, एक उम्र होती है, उसके आगे जाके वो इफेक्टिव नहीं रहते। जी खाकान साहब। आमिर साहब, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये मेरी जो आपके साथ गुफ्तगू है इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छी तरह आई थिंक आगे लेके चलेगा।
देखिए, अगर आईएमएफ का रिव्यू 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड कंफर्टेबली हो जाता है तो आईएमएफ के 720 मिलियन डॉलर, मल्टीलैटरल के फ्लोज, बायलैटरल के फ्लोज और हमारी इस वक्त कमर्शियल फंडिंग में 3 से 5 अरब डॉलर वापस गया हुआ है जो वापस आना है। और इसके साथ साथ जो हमारी रेमिटेंसेस जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ महीनों में, पिछले माह 5% जरूर ईयर ऑन ईयर, बट भी इसलिए कि हमने थोड़ा ये तकरीयत दी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को, इसको वापस ले जाना। अभी मैं एक्सपोर्ट्स पे नहीं आता, ये सारे फॉरेन फंडिंग के फ्लोज आने जरूरी हैं। आपकी गुफ्तगू बिल्कुल दुरुस्त हुई है और मैंने इसीलिए आखिर जब किया था तो कहा था कि अब आईएमएफ के प्रोग्राम का हम्प हमने गुजारना है। इससे आप ये देखिए कि आपने 8.7 बिलियन डॉलर्स पे अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर दिया था जब आपने आईएमएफ का प्रोग्राम किया। जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो ये दो में आपने और आप 7.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पे वापस नीचे आ गए हैं। तो अगर आप के फॉरेन फंड फ्लोज कंफर्टेबल अब आएंगे तो वापस हमने 9 बिलियन डॉलर तक जाना है। जो हमने की जो गुफ्तगू शदीद हुई है, वो नंबर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं उसको करैबोरेट करते हैं कि वाकई ये बात सही है कि हमारे अब ये फॉरेन फंड फ्लोज बिल्ड होने हैं। और भी याद रखिए आमिर साहब, आपको याद होगा कि 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट हुई थी जनवरी में। मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा रकूम आई है वहां से। इसी तरह हम कुछ सऊदी अरेबिया से ITFC के अंडर डिफर्ड ऑयल पेमेंट पे तेल लेंगे। तो जो गुफ्तगू है वो ये है कि 23-24 अरब डॉलर बिल्ड करना है हमने इस साल में, जो हमारी डेट पेमेंट्स और मार्कअप का है उसको काउंटर करने के लिए हमें ये सारे मेरे ख्याल में करंट अकाउंट का खसारा होता है, उसके लिए फंड फ्लोज। अरे बड़ा बड़ा आपने एक मेरे ख्याल में यकीनन एक मंजरनामा जो खींचा है वो समझ में आता भी है, लेकिन वो एक होता है ना कि बाज़ चीज़ें जो होती हैं आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल होती हैं। जैसे यूक्रेन की लड़ाई हुई, एक फ्रंट है, उसकी वजह से वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस पे असर पड़ा, हमने भुगता। अब ये जो गाज़ा का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसका भी एक मतलब है कि मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके तकाजे बदल सकते हैं। तो ये एक वहाँ पर मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई कुछ हो ना जाए। फिर दूसरा जो ज़्यादा एक मेरे ख्याल में लोगों को, एक बिजनेसमैन को, वो है कि जी सेंटिमेंट अभी भी मनफी है, उस तरह से मुस्बत नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। क्या इक़दामात होने चाहिए कि सेंटिमेंट, वो हमेशा कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स बाद में सही होते हैं, पहले सेंटिमेंट ठीक होता है। तो सेंटिमेंट को ठीक करने के लिए क्या करें कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे उसका असर पड़े और हम लोग जो हैं यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हों। अभी मुझे ज़रा सा लगता है कि बिजनेसमैन बहुत कॉशियस है, इन्वेस्टर पैसा लगा नहीं रहा है, वेट एंड सी की पॉलिसी पर है। जी देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो एक हद तक हमें लेकर जाएंगे और एक हद तक कॉन्फिडेंस देंगे। फिर दो चीज़ें जो आपकी इकोनॉमी को रोके हुए हैं वो रिफॉर्म्स और फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लेकिन सब जानते हैं कि इस वक्त PIA डिफिकल्टी में है, सब जानते हैं कि पावर सेक्टर, गैस सेक्टर ब्लीड कर रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर ऐसा हो तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? जब तक कि ये फंडामेंटल इश्यूज को अब आप टैकल नहीं करने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो रिस्टोर होना है वो मुश्किल है। आपने एडमिन मेजर्स से कुछ बिल्ड किया, कुछ एग्रीकल्चर अच्छा आ रहा है, उससे आपकी थोड़ी सी ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में। IMF का प्रोग्राम हो जाए, उससे आपके फॉरेन फ्लोज बढ़ेंगे। पर अब आगे बढ़िए और तय कीजिए कि एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म कैसे होगा, FBR कैसे रिटेल, एग्रीकल्चर प्लस जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे टैक्स करेगा। आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का कोई खाका अब सामने रखना पड़ेगा। एक जुमला याद आ रहा है क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल डाइंग मूवमेंट्स में है कि तमाम चीज़ें जो हमें पता है कि क्या करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल नया जर्नलिज्म में आ रहा था तब से मैं ये ख्वाहिशात सुन रहा हूँ कि PIA को रिफॉर्म होना चाहिए, FBR को होना चाहिए, एनर्जी सेक्टर उस वक्त भी मसला हुआ करता था। तो बाल सफ़ेद हो गए, अब तक तो हुए नहीं। तो खाकान साहब अब क्या होप है आपको? कई मरतबा हमारे ख्वाब बने, टूटे, बिखरे, कि इस बार हो जाएगा? जी आमिर साहब, दो तीन चीजें अहम है। एक तो यह कि विजन में क्लैरिटी बड़ी रखें। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ SOEs आज तक हम कंफ्यूज करते रहे, प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। सो एक तो जैसे मैंने एक चीज का विजन सामने रखा है ना, इसी तरह एनर्जी के विजन को क्लियर करें। अभी भी ब्लर हो जाता है विजन। दूसरी बात, एंड एस्टैब्लिशमेंट की दोनों की विल पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द हाईएस्ट लेवल। सब
जो है आपकी स्टेट के वो एक डायरेक्शन में पुल करें। प्रॉब्लम आ रहा है आपके स्काइप के उसमें, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक्त दिया, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे। जी आमना साहब, मैं चाहूँगी कि क्लोजिंग जो रिमार्क्स है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है आमिर ज़िया साहब, जो गरीब तबका है उस तक ये जो अभी जो सारी सिचुएशन है जो कह रहे हैं कि जी मुस्तहकम हो रहे हैं, असरात आप समझते हैं कि पास ऑन हो रहे हैं इसके? देखिए जैसे भी खाकान साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ों को, उससे ज़्यादा चीज़ों को होना है और अभी किसी के पास, मतलब मैं भी तकारीर सुना था अपने सियासतदानों की कि हम ये कर देंगे, हम मतलब है गरीब को जो है पेट्रोल जो है कम पैसों पे मिलेगा और फला काम हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से इन वादों को पूरा करने के लिए फिस्कल स्पेस नहीं है और अभी उसके लिए जो रिफॉर्म है, इंटेंट भी मुझे लग रहा है कि दावे हैं हमारी सियासी जमातों के, बशमूल नून लीग के हो गए, IPP के हो गए, लेकिन एक ठोस जामे प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि पहली बात हुई कि हमें सच बोलना है, सच ये बोलना है कि जी अभी सख्त दिन है हमारे, हमें भी कुर्बानी देनी है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ अवाम नहीं देनी, अवाम कुर्बानी दे रहे हैं बेचारे, मजीद देंगे, तो उसमें क्या हमारे हुक्मरान शराफिया भी इस कुर्बानी में शामिल होगी कि नहीं होगी? उंगली कटा के शहीदों में आ जाएं, आए तो, लेकिन हम देखते कि नहीं, इनके लल्ले तल्ले माशाल्लाह वैसे ही बिल्कुल वैसे जा रही है। बिल्कुल भाई, एग्रीकल्चर हमने 16 मंथ्स में आशियां भी देखी जो इनके पास है थे। अरे भाई कह रहा हूँ वो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना, आप इसी तरह देख रहे हैं कि रियल एस्टेट पे उस तरह से नहीं हो रहा, तो बहुत सारे काम है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगर आपने मौका दिया ठीक है तो उस पर मजीद रोशनी डाल। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब जो थे जनाब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।